साथ में ये अगर ये कौन है, कौन है, सूर्य कुमार यादव। ये भाई भी गजब का है, गजब का रिकॉर्ड बनाने लग रहा है ना, सूर्य कुमार यादव है ना, ये सूर्य कुमार यादव है। इनकी अगर बात करें सूर्य कुमार की, तो विजडन ने इनको एक और चीज़ दी है, इनको भी एक टैग दिया है, एक लाइन दी है, एक सम्मान दिया है। और इनको भाई फोटो खींच रहे हैं ना, तो ये भाई साहब ने पेट अंदर कर लिया। इनने कहा अगर मैं आ रहा हूँ तो ये भाई साहब देखो इनकी चाल ही चेंज हो गई है। सही कह रहा होगा नहीं सर? भाई इनका फोटो खींच रहे हैं कि एप्पल का फोटो खींच रहे हैं? कौन भाई? भाई यूं कर रही हूँ। वीकली करंट अफेयर्स की आज की हमारी क्लास में आप सभी को स्वागत है। आज इस सप्ताह जो हमारा 16 अप्रैल 2023 से 22 अप्रैल 2023 तक का जो करंट है टॉप 10, अगर हम यहाँ पे स्पष्ट कर दें कि ये जो हमारा वीकली करंट है इस सप्ताह का, ये क्या है आपका टॉप 10 है ना। टॉप 10 जो करंट है इस सप्ताह का वो हम देखते हैं करके, और आपका भी आप करंट का जो नॉलेज है वो आप चेक कर सकते हैं प्रश्नों के उत्तर देके। साथ ही क्या उनके बारे में और अन्य बातें हैं वो हम करेंगे हर सप्ताह की तरह ही इस बार भी। तो बिना देर करे मैं शुरू करता हूं इस करंट की सबसे पहली और महत्वपूर्ण घटना के बारे में और उसके प्रश्न के बारे में। सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने करंट का, वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला एयरफोर्स अधिकारी कौन बनी है? हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन एयरफोर्स ऑफिसर टू रिसीव द गैलेंट्री अवार्ड? तो दोस्तों कौन बनी है? अगर आप इनको जानते हैं, अगर इनका फोटो अगर आप पहचान पा रहे हैं तो आप आंसर दे सकते हैं, है ना। तो आप पहचान पा रहे हैं कौन है ये, कौन है? तो मैं आपको बताता हूं, ये है दीपिका मिश्रा। कौन है दोस्तों? ये दीपिका मिश्रा। दीपिका मिश्रा पहली वायुसेना की अधिकारी हैं हमारी जिनको वीरता पुरस्कार मिला है। देखिए थोड़ा सा बताना चाहूँगा, पिछले वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, यानी कि आपका जो इंडिपेंडेंस डे था 2022, इस अवसर पे हमारी जो राष्ट्रपति महोदया हैं इन्होंने अनाउंसमेंट की थी, इन्होंने घोषणा की थी कि एक नया अवार्ड हम शुरू करेंगे। और नया अवार्ड कौन सा होगा? ये वीरता पुरस्कार, है ना। सैनिकों को ये पुरस्कार दिया जाएगा, वीरता पुरस्कार, जिसको हम लोग गैलेंट्री अवार्ड बोल सकते हैं। ये पुरस्कार शुरू किया जाएगा 2022 में शुरू हुआ और पहली बार ये अवार्ड दिया गया अभी 4 दिन पहले, यानी कि 2023 का पहला जो वीरता पुरस्कार है ना, ये पहला है, याद रखेगा। फर्स्ट जो वीरता पुरस्कार है वो किनको मिला है? दीपिका मिश्रा। और ये किस सेना से रिलेटेड है? थल सेना, जल सेना, वायुसेना, किससे रिलेटेड है? एयरफोर्स से रिलेटेड है, यानी कि वायुसेना से रिलेटेड है। इनको हाल ही में ये जो है ना हमारे वायुसेना के एयर चीफ मार्शल, वायुसेना का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? एयर चीफ मार्शल। तो एयर चीफ मार्शल कौन है वर्तमान में? कौन है? वी.आर. चौधरी। कौन है दोस्तों? वी.आर. चौधरी। इन्होंने सम्मानित किया है, किनको सम्मानित किया है? दीपिका मिश्रा को सम्मानित किया। तो वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय सेना की जो अधिकारी हैं वो कौन है? दीपिका मिश्रा, ठीक है। और वीरता पुरस्कार कौन से नंबर का है? ये पहले नंबर का। किस अवसर पे इसकी घोषणा हुई थी? स्वतंत्रता दिवस पे। किन्होंने की थी? राष्ट्रपति ने की थी भारत के। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो करंट का हमारा प्रश्न ये है, दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप की लॉन्चिंग फेल हो गई, इसे किसने लॉन्च किया था, है ना। तो स्टारशिप, द लॉन्च ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल रॉकेट स्टारशिप फेल्ड, हु लॉन्च इट, है ना दोस्तों। तो यहाँ पे कुछ एजेंसियां हैं, कुछ संस्थाएं हैं, अंतरिक्ष संस्थाएं हैं, जैसे इसरो हो, जैसे यूरोपीय स्पेस एजेंसी है, जैसे नासा है, आपने नाम सुने होंगे मेरे ख्याल से इनके। तो ये अलग अलग संस्थाएं हैं, अलग अलग देशों की अलग अलग अंतरिक्ष संस्थाएं हैं। इनमें से स्टारशिप को लॉन्च किसने किया था? देखिए दो चीज़ें यहाँ पे क्लियर है। की पॉइंट क्या है, कीवर्ड क्या? पहली चीज़ स्टारशिप है ना, दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट, पहली चीज। दूसरी चीज कि ये जो रॉकेट है इसकी लॉन्चिंग के बाद ही महज 3 से 4 मिनट में ही, 3 से 4 मिनट के अंदर ही ये इसकी लॉन्चिंग के बाद ही ये फेल हो गया। यानी कि ये क्या हो गया? देखिए मैंने यहाँ पे एक फोटो दी है, इसमें क्या लग गई? इसमें आग लग गई और आग लगने से ये नष्ट हो गया। मतलब ये इसके मिशन पे सक्सेस हो ही नहीं पाया, मतलब भारत से, मतलब ये जो पृथ्वी है इस पृथ्वी से बाहर नहीं निकल पाया। तो अगर मैं आपसे पूछूं किसने इसको लॉन्च किया था, किस अंतरिक्ष संस्थान ने इसको लॉन्च किया था, तो इसको लॉन्च किया था, आपको बताता
बताता हूँ, इसको जो लॉन्च किया था स्पेस एक्स ने। किसने किया था? स्पेस एक्स। देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, दुनिया के जो सबसे ज़्यादा धनवान, सबसे ज़्यादा पूंजीपति, सबसे ज़्यादा पैसा वाले जो व्यक्ति हैं उनमें एक नाम आता है एलन मस्क का। मेरे ख्याल से सभी ने सुना होगा। एलन मस्क की एक कंपनी है दोस्तों, क्या है? स्पेस एक्स। कौन सी कंपनी है? स्पेस एक्स, है ना, याद रखेगा। 2002 में कंपनी बनी थी, याद रखेगा। ये अंतरिक्ष में मानव को ले जाने वाले मिशन, अंतरिक्ष यात्रा कराने वाले मिशनों के लिए मूल रूप से काम कर रही है ना, याद रखेगा। इसी के तहत इन्होंने एक नया एक रॉकेट लॉन्च किया। कौन सा नाम दिया उसको? इसको नाम दिया स्टारशिप, जो कि दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट माना गया। ठीक है, तो इसको इन्होंने लॉन्च किया है और अभी इसकी लॉन्चिंग फेल हो गई है। हालांकि एक बहुत अच्छी बात है, एलन मस्क ने एक बहुत अच्छी बात की। कुछ सेकंड्स के लिए ये लोग उदास हुए, उसके बाद एलन मस्क ने खुशी जाहिर करी और ये बोला कि देखिए हम लोग गलतियों से ही सीखते हैं, है ना, ठीक है कोई बात नहीं, इसकी लॉन्चिंग में ये फेल हो गया, कोई बात नहीं, मगर अगला जो 4 महीने बाद 5 महीने वापस जो हम लॉन्च करने वाले हैं उसमें ये गलतियां नहीं दोहराएंगे जिसकी वजह से ये फेल हुआ है। आगे कहानी समझ में दोस्तों, इस बात का रखेगा। स्पेस एक्स ने लॉन्च किया था दुनिया का सबसे शक्तिशाली ताकतवर जो है रॉकेट, वो कौन सा था? स्टारशिप, जो कि फेल हो गया। इसमें महज 3 से 4 मिनट बाद ही इसमें आग लग गई, जो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि व्हेन इज द नेशनल सिविल सर्विस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया? कहाँ कब मनाया जाता है? अलग अलग डेट्स है हमारे पास, 20, 21, 22, 23 अप्रैल। कब मनाया जाता है दोस्तों? कब मनाया जाता है बताइए, कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल। नेशनल सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल। ठीक है, तो एक चीज़, 2 चीज़ आपको क्लियर करता हूँ। मनाया कब से जाने लगा है? तो ये मनाया जाने लगा है 2006 से। कब से मनाया जाने लगा है? 2006 से। अब प्रश्न आता है क्यों 21 अप्रैल को ही सिविल सर्विस डे क्यों मनाया जाता है? तो देखिए, सिविल सर्विस का मतलब क्या है? सिविल सर्विस का मतलब ये है कि भारत के, अगर बात करें सिविल सर्वेंट्स, यानी कि सिविल सेवा अधिकारी जो होते हैं, जैसे IAS होता है, IPS होता है, जितने भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, SDM होता है, तहसीलदार, जितने भी प्रशासनिक हमारे अधिकारी होते हैं, ये मेन फ्रेम है भारत के मूल ढर्रा को। ये जितने भी नियम कायदे हम लोग बनाते हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, योजनाओं को इम्प्लीमेंट करते हैं, क्रियान्वित करते हैं, लागू करते हैं, तो ये देश में अहम रोल प्ले करते हैं। भारत में 1947 में देश के अंतरिम सरकार में जो हमारे पहले गृह मंत्री बने, कौन बने? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 21 अप्रैल के दिन पहली जो हमारे सबसे पहले जो ICS के अधिकारी थे, इंडियन सिविल सर्विसेज के जो अधिकारी थे, उनको संबोधित किया था 21 अप्रैल 1947 को। क्या कर रहा था? संबोधित, मतलब वो जो बैच कंप्लीट होकर आई अधिकारियों की पहली, है ना, देश में। क्योंकि देखो, सिविल सर्विस एग्जाम तो अंग्रेजों ने शुरू कर दी थी भारतवर्ष में, मगर हम आज़ाद हुए, है ना, हमारी संविधान का निर्माण हुआ, संविधान सभा का गठन हुआ, उसके बाद हमने हमारा हाथ में, हमारे संविधान के जो सदस्य थे उन लोगों ने अपने हाथ में भारत की सरकार को चलाने का काम शुरू कर दिया था। तो जब ये शुरू कर दिया था, तो जब पहला बैच कंप्लीट होकर आया इस समय पे, तो उस समय में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, वो जो गृह मंत्री थे, तो उन्होंने क्या करा था? उनको संबोधित किया था। और भारत के सिविल सर्विस के जो अधिकारी थे उन लोगों को कहा था इंडिया की स्टील फ्रेम। क्या कहा था? स्टील फ्रेम। ये शब्द याद रखेगा, स्टील फ्रेम। भारत की स्टील फ्रेम किसे कहा जाता है? सिविल सर्विस के जो अधिकारी होते हैं उनको। आगे कहानी समझ में, या सिविल सर्विसेज को कहा जाता है भारत की स्टील फ्रेम कहा जाता है। और किसने कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। तो 21 अप्रैल को उन्होंने पहली बार संबोधित किया था। इस वजह से 2006 से क्या मनाना शुरू कर दिया गया? ये वाला दिवस आपका सिविल सर्विस डे, यानी कि सिविल सेवा दिवस। ठीक है, और कब मनाया जाता है? हर वर्ष 21 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे की कहानी समझो दोस्तों, आप में से कौन बनना चाहता है सिविल सेवक? यानी कि अगर बात की जाए कि UPSC वगैरह के एग्जाम देना चाहता है, कोई जाना चाहता है आप में से? है ना, बहुत बढ़िया, रोहित जाना चाहता है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट तरफ आगे बढ़ते हैं। नेशनल क्वांटम मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं? हाउ मेनी करोड़ रुपीज हैव बीन क्या है सैंक्शन अंडर नेशनल क्वांटम मिशन NQM। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मिशन की बात है, यहाँ पे इतने सारे ये लिखे हुए हैं, 1000 करोड़, 3000, 6000, 8000 करोड़ सैंक्शन हुए। पहली बात तो ये क्या है, कौन है ये पता है? ध्यान दें इसको, कौन है? कौन है ये? एंटमैन है। एंटमैन आप जानते हैं इसको, वाह हर्ष, है ना। एंटमैन एक हॉलीवुड मूवी आई थी दोस्तों, है ना, देखी होगी आपने उसमें, है ना। चींटी की तरह छोटा हो जाता है वो व्यक्ति सूट वूट पहनने के बाद में, अगर आपने देखा हो तो, है ना। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्यों लिया है इसको आप समझिएगा। क्वांटम क्या है भैया? क्वांटम का मतलब क्या है? क्वांटम सिद्धांत क्या है? क्वांटम थ्योरी क्या है? क्वांटम का मतलब मैं आपको अपनी मूल भाषा में समझाता हूँ। क्वांटम का मतलब है बहुत छोटे कण, बहुत ज़्यादा छोटे कण। जैसे उदाहरण के तौर पे हमें पता है कोई भी तत्व होता है उसमें अणु होते हैं, परमाणु होते हैं। परमाणु के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो उसकी ऊर्जा के सोर्स हैं। हालांकि इस पर भी और खोज चल रही है, जैसे हमें बाद में एक और पार्टिकल मिला है बोसॉन,
जिसको मूल कण माना जाता है ऊर्जा की तरफ से, और भी खोज निरंतर जारी है। तो परमाणु के अंदर भी जो नैनो पार्टिकल्स हैं, जो छोटे छोटे कण हैं, उन कणों को कहा जाता है, उन कणों के विषय पे अध्ययन को कहा जाता है क्वांटम सिद्धांत। आगे कहानी समझ, उन पे अगर आप रिसर्च कर रहे हो, उन पे अगर आप काम कर रहे हो, उनके बारे में अगर आप बात कर रहे हो, उनके लिए अगर आप काम कर रहे हो, उनकी प्रकृति को जान रहे हो, उनके विषय को जान रहे हो, उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हो, ये सब क्वांटम के अंतर्गत आता है दोस्तों। आगे कहानी समझ, नैनो पार्टिकल्स। इस मूवी में यही तो करा है, इस मूवी में यही तो बताया है। इसको क्या कर दिया है, एक पुरुष को क्या बना दिया है, बहुत छोटा। तो किसी तत्व के सबसे छोटे कण मतलब बहुत छोटा, क्वांटम का मतलब बहुत छोटा। अब देखो यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ हो ये रहा है। अब दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में ऐसे ही कुछ हो रहा है ना प्रदीप? दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में हो रहा है कि चीज़ों का जो स्वरूप है वो तो छोटा होता जा रहा है, और ताकत जो है ना वो बढ़ती जा रही है। एक समय पे कंप्यूटर्स होते थे, एक पूरे कमरे में कंप्यूटर रखाते थे, ताकत महज थी, बहुत कम थी, बहुत कम चीज़ों पे कैलकुलेशन, बहुत कम अंकों का कैलकुलेशन कर पाते थे, ताकत बहुत कम थी, साइज बहुत बड़ी थी। और अपडेट हुआ ज़माना, साइज छोटी हुई, ताकत और बढ़ गई, और अपडेट हुआ धीरे धीरे। अब तो हमारे हाथ में मोबाइल्स आ गए, है ना? मोबाइल्स का मतलब ये कि ताकत भी ज़्यादा है और साइज भी छोटा है। अब और ज़्यादा अपडेटेड चीज़ें आ रही, और ज़्यादा अपडेटेड, जैसे वो आपकी जो वॉच वगैरह आ रही है, स्मार्ट वॉच वगैरह आ रही है ना, वो खुद भी आधे से ज़्यादा मोबाइल के काम तो वो खुद कर रही है। सही कह रहा हूँ ना आपसे? तो क्या हो रहा है, आने वाले समय में चीज़ें बहुत ज़्यादा ही तरीके से छोटी होती जा रही हैं, मगर उनकी ताकत जो है वो पिछले से 10 गुना 5 गुना बढ़ती जा रही है हर बार, है ना? ये चीज़ होती जा रही है। तो यहाँ पे भी बस यही, इस सिद्धांत के तहत ये मिशन चालू किया हमने NQM। और देखिए भारत है ना, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बहुत जोरदार तरीके से बढ़ रहा है दोस्तों। हर सेक्टर में संभावनाएं तलाश रहा है, किसी भी सेक्टर में पीछे नहीं हट रहा है। तलाश क्यों रहा है? क्योंकि देखिए संभावनाओं की पहली सीढ़ी चढ़ना तो यही होता है, संभावनाएं तलाशना, उसके बाद में उनके लिए काम करना। वो काम कब सक्सेस होगा, 10 साल 5 साल 20 साल बाद, पता नहीं। हमने जब इसरो की स्थापना की तो हमें नहीं पता था कि भारत दुनिया की उन महाशक्तियों में से होगा जो अंतरिक्ष में जाने का काम करेगा। आज है ना? हमने जब DRDO की स्थापना की थी तो हमें नहीं पता था कि भारत मिसाइल्स बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा, कि पुष्टि बम ही निकलेंगे। मगर देखिए आप, DRDO ने क्या किया, एक से एक बेहतरीन मिसाइलें बना के तैयार कर दी। आई कहानी समझ, जिनकी आवाज़ से गूंज जाए पाकिस्तान जैसा देश। तो अगर हमारी मिसाइलों के अगर सिर्फ हम लोग टेस्टिंग ही करें ना, उससे दूध जाता है, ऐसी स्थिति हो जाती। मिसाइलें इतनी डेंजर बना के तैयार हमने कर रखी है ना। और नाम भी ऐसे दिए हमने उनको, काली, नाग, पृथ्वी, मतलब नाम भी वजनदार नाम दिए अपन ने सारे के सारे, है ना? याद रखिए, उनने नाम दिया बाबर। समझ आई बात? वो काली छोड़ दी ना तो मचा देगी नीचे तक, सही है ना? ऐसे प्रक्षेपास्त्र हमारे पास, ऐसे मिसाइल्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें NQM का मतलब क्या हो गया आपका, नेशनल क्वांटम मिशन, NQM, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसके तहत हमने क्या करा है, इसके तहत भारत सरकार काम कर रही है। इस मिशन के तहत, NQM के तहत हमने कितनी पूंजी लगाई है, 6000 करोड़। कितनी लगाई है? 6000 करोड़ का हमने एक पूरा फ्रेमवर्क तैयार कर दिया कि हमें सिर्फ काय के ऊपर काम करना है, क्वांटम के ऊपर काम करना है। मतलब संभावनाएं तलाशनी है छोटे छोटे से नैनो पार्टिकल्स के ऊपर, कि हम कंप्यूटर के सेक्टर में क्या कर सकते हैं, हम क्लॉक के सेक्टर में क्या कर सकते हैं, हम जो इंक्रिप्शन जो पासवर्ड्स वगैरह होते हैं इनके सेक्टर में क्या कर सकते हैं, जो भी छोटी टेक्नोलॉजी में जो भी चीज़ें हो सकती हैं उनकी बात है। मतलब हमें क्या करना है इस मिशन के तहत, हमें करना है साइंस और इंडस्ट्री की अगर बात करें तो इसमें क्या करना है, हमें रिसर्च करना है। क्या करना है? रिसर्च, ठीक है। इसके तहत किसके आधार पे, क्वांटम सिद्धांत के आधार पे। आगे कहानी समझ, ठीक है। इसको हमने नाम दिया NQM। अब देखो एक सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको बताऊँ कि भारत है ना, ऐसा करने वाला दुनिया का, मतलब इस चीज़ में पैसा लगाने वाला दुनिया का 7वां देश है दोस्तों। कौन से नंबर का देश है? 7वां। आगे कहानी समझ, मैं आपको नाम बता दूँ अगर, तो जैसे अमेरिका है, ऑस्ट्रिया है, फ्रांस है ना, कनाडा है, चीन है, ठीक है, और आप एक आध देश और शायद है। तो ये 6 देश हैं हमसे पहले जिन्होंने इस प्रकार से क्वांटम के तहत पैसा लगाने का काम किया। हम कौन से नंबर की कंट्री हैं? 7वें नंबर की कंट्री। आगे दोस्तों कहानी समझे, तो याद रखिएगा भारत 7वें नंबर का देश है जो इस मिशन के तहत पैसा लगा रहा है और इसमें संभावनाएं तलाशने का काम करेगा। ये मूवी को याद रखिएगा, मूवी में एक व्यक्ति है ना, जो क्वांटम वाला वो जो उस टेक्नोलॉजी से बना हुआ सूट पहनता है और उसका आकार कैसा रहता है, बहुत ज़्यादा छोटा है, मगर उसमें ताकत बहुत रहती है भैया। छोटे से रहने से मतलब ये ताकत, वो उड़ पाता है ना, वो उसके अंदर सारे वो चींटियों वाले पता नहीं कौन कौन से गुण आते हैं उसके अंदर, है ना, तो वो सारी चीज़ें कर पाता है। अगर ये मूवी देखी हो, नहीं हो देखी हो तो ज़रूर देखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या मैंने यहाँ दिया है, क्वांटम टेक्नोलॉजी में क्या क्या काम हो रहा है। तो देखिए क्वांटम टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करेंगे ना, तो क्वांटम टेक्नोलॉजी देखिए यहाँ पे नेटवर्क्स की बात हो रही है ना, क्रिप्टोग्राफी की बात हो रही है, सिमुलेटर्स की बात हो रही है, डिस्की डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है,
थ्योरी है, क्वांटम मटेरियल्स पे काम करेंगे, है ना। इसके अलावा क्वांटम सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे, कंप्यूटिंग पे काम करेंगे, एटॉमिक क्लॉक्स पे काम करेंगे, क्वांटम चिप्स पे काम करेंगे। आपने अगर सिस्टम देखें, कंप्यूटर देखे हो, तो उनमें आपने अगर चिप देखी हो तो उस पर लिखा भी होता है क्वांटम। क्वांटम अगर आपने शब्द देखा हो किसी चिप वगैरह पे तो वो लिखा भी होता है कई बार, माइक्रो प्रोसेसर वगैरह पे अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ऐसे ये इस चीज़ पे हमने पैसा लगाया। कितने पैसा लगा खर्च कर रहे हैं इसके ऊपर? 6000 करोड़ खर्च कर रहे हैं। इसको हमने क्या बोला? NQM, यानी कि नेशनल क्वांटम मिशन। कौन से नंबर का देश बन गया है? 7वां। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर टू बी नेम्ड विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर, है ना। तो ये हैं, अगर आप इनको पहचानते हैं तो कौन है ये, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं आपको वैसे ही बताऊं, एक शॉर्ट फॉर्म और दे देता हूँ, एक और आपको दे देता हूँ, एक हिंट देता हूँ। भारत की अभी वर्तमान में महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है? भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है भैया, है ना। और अगर आप लोग सुन रहे हैं तो आप लोग कमेंट में बताना है, ठीक है। बताइए, नीचे वाले बताइए कौन है? हरमनप्रीत, वेरी गुड, बिल्कुल यही है, इतना सोचने की जरूरत नहीं। कौन है? हरमनप्रीत कौर। तो ये कौन है? हरमनप्रीत कौर, ठीक है। चलिए अब मैं बताता हूँ। ब्रिटेन से एक पत्रिका जारी होती है दोस्तों, कहाँ से, किस देश में? ब्रिटेन में ये पत्रिका जारी होती है। ये पत्रिका जो है ना विजडन, ये क्रिकेट से रिलेटेड है ना खासकर। तो ये क्रिकेटर ऑफ द ईयर और क्रिकेटर ऑफ द ईयर और इस टाइप की ये चीज़ें बनाती रहती, घोषित करती रहती, हर साल का ये इसका काम, ठीक है। इस बार इसने विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने हैं 5 खिलाड़ियों को। कितने खिलाड़ियों को चुना है? 5। और इन 5 खिलाड़ियों में भारतीय महिला टीम की कप्तान है, और वो कौन है? हरमनप्रीत कौर। तो ये बड़े प्राउड की बात है। और पहली महिला भारतीय जो विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनी है, उनका रिकॉर्ड भी किसके नाम हो गया है? हरमनप्रीत कौर के नाम हो गया, ठीक है दोस्तों, समझ आ गया। तो हरमनप्रीत कौर को याद रखेगा, इनको याद रखेगा। ये जो है ये भारत की पहली महिला खिलाड़ी है जो कि क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुनी गई है विजडन के द्वारा। विजडन क्या है? एक पत्रिका है। किस देश की मैगजीन है ये? ब्रिटेन की मैगजीन है, इसको आप याद रखेगा। साथ में ये अगर ये कौन है? कौन है? सूर्य कुमार यादव। ये भाई भी गजब का है, गजब का रिकॉर्ड बनाने लग रहा है ये, है ना। सूर्य कुमार यादव, है ना, ये सूर्य कुमार यादव है। इनकी अगर बात करें सूर्य कुमार की, तो विजडन ने इनको एक और चीज़ दी है, इनको भी एक टैग दिया है, एक लाइन दी है, एक सम्मान दिया है, और वो इनको कहा है लीडिंग T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर। लीडिंग T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन को घोषित किया है इसने? सूर्य कुमार यादव को, ठीक है समझ। तो विजडन ने जो इस बार जो क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने हैं उसमें दो भारतीयों को शामिल किया है। एक है आपकी हरमनप्रीत कौर और एक है सूर्य कुमार यादव। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर में 5 लोग हैं जिनमें से सिर्फ एक महिला है भारतीय, और वो कौन है? हरमनप्रीत कौर। वहीं अगर बात करें सूर्य कुमार यादव को एक दूसरा टैग दिया है, एक दूसरा सम्मान, एक दूसरा टाइटल दिया है, और वो क्या दिया है? लीडिंग T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ठीक है, याद रखिएगा विजडन की तरफ से। तो ये याद रखिएगा। यहाँ पे अगली तरफ चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला है हमारा, किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में युवा पोर्टल लॉन्च किया है? युवा पोर्टल, ये पोर्टल लॉन्च किया है ना। तो आप बताओ भैया, सबसे पहले जयशंकर कौन से मंत्री हैं? ये विदेश मंत्री है, एक्सटर्नल मिनिस्टर है ना, एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, या हम ये कहेंगे फॉरेन मिनिस्टर हैं भारत के। पीयूष गोयल, क्या है भैया पीयूष गोयल? है ना, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री। क्या है भैया? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, यानी कि अगर अंग्रेजी में हम बोले ना तो हम बोल सकते हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर, है ना, याद रखिएगा। स्मृति ईरानी, क्या है भैया? ये महिला एवं बाल विकास मंत्री, है ना, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर, है ना। तो महिला एवं बाल विकास, ठीक है, ये याद रखेगा। और ये नीचे वाले जो जितेंद्र सिंह लिखा हुआ है, ठीक है, ये कौन है? ये कौन से मिनिस्टर है केंद्र के? कौन से हैं ये? बताइए कौन से हैं ये? ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, क्या है ये? तो ये है भैया आपका क्या ये है कौन है? जितेंद्र सिंह, है ना, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है ना, ये आपके उद्योग मंत्री, सॉरी प्रौद्योगिकी मंत्री। कौन से मंत्री हैं ये? प्रौद्योगिकी, है ना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री है। क्या है दोस्तों? साइंस एंड टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी मंत्री, ठीक है, याद रखिएगा। क्या है ये? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, ठीक है दोस्तों। तो 4 हो गए। जयशंकर क्या है? विदेश मंत्री।
पीयूष गोयल क्या है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री यानी कि आपका कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर। स्मृति ईरानी क्या, महिला एवं बाल विकास मतलब मंत्री मतलब वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्टर, चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर। डॉक्टर जितेंद्र सिंह क्या भैया, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर। ये भैया 4 हमारे पास मंत्री हो गए। अब ये युवा पोर्टल लॉन्च हुआ। अब युवा पोर्टल किसने लॉन्च किया इनमें से अगर बात करें तो देखो, इसको लॉन्च किया है, मैंने इसीलिए अलग से हाईलाइट करा, किसने किया है, ये क्या है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। किसने किया है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, है ना, जो क्या है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री है ना, इन्होंने लॉन्च किया। इनका मतलब क्या है, इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि भारत के युवाओं को काई से जोड़ना, स्टार्टअप से, काई से जोड़ना, हमारे स्टार्टअप किस सेक्टर में, साइंस और टेक्नोलॉजी के सेक्टर में। आ गई कहानी समझ में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्टर में अगर आपको काम करना है, आपको स्टार्टअप लगाना है, आपको शुरुआत करनी है किसी प्रकार की कंपनी की, तो आपको इस पोर्टल के माध्यम से जो भी मदद होगी वो सरकार मुहैया कराएगी। आ गई दोस्तों कहानी समझ में। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह याद रखेगा, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री ये याद रखेगा, और इसके साथ साथ स्टार्टअप के लिए उन्होंने कौन सा पोर्टल शुरू किया है, युवा पोर्टल शुरू किया, ये भी याद रखेगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाँ, एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर किस शहर में लॉन्च किया है। ठीक है, और एप्पल कंपनी हैज़ लॉन्च इट्स फर्स्ट स्टोर इन इंडिया इन विच सिटी। एप्पल स्टोर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, है ना, और अलग अलग प्रकार के एप्पल्स यहाँ पे रखे हुए हैं, आप देख पा रहे हैं। ये शायद ज़्यादा डार्क है ना, ये लाइट है, ये तो हम लोगों के यहाँ पे भी आते हैं, हमारे राम बाबू के ठेले पे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, और ये हमारे गिरधारी के ठेले पे मिलेंगे, अलग अलग प्रकार के एप्पल स्टोर। ठीक है दोस्तों, सही है हैं? निर्मल कैसे मुंडी ला रहे, क्या ये नहीं है एप्पल स्टोर? एप्पल यानी कहीं सेव फल, तो सही तो है, सेव फल ही तो है, यानी कोई स्टोर खुलियो और काहे खुलियो, कहीं केला रख तो, कहीं यहाँ जामफल रख तो। अरे भाई प्रियस, तू इतना डाउट में क्यों होगा, ये वाला एप्पल स्टोर खुला है, समझ गया। अच्छा, ये स्टोर खुला है। एप्पल कौन सा वाला एप्पल, ये वाला एप्पल। कौन से एप्पल, जिसके फोटो खिंचाते हैं लोग बड़े यूँ कर करके, यूँ खींचते हैं फोटो, पीछे से एप्पल दिखना चाहिए कटा हुआ, आधा खाया हुआ एप्पल दिखना चाहिए, है ना, सही कह रहा हूँ। तो वो उस एप्पल की बात हो रही, मतलब आप वो कंपनी, जो कंपनी दुनिया में बेहतरीन तरीके के मोबाइल जिसके फेमस हैं, एयरपोर्ट्स फेमस हैं, जिसके लैपटॉप्स फेमस हैं, है ना, जिसके ईयरफोन और पता नहीं क्या क्या चीज़ें आती है, भाई अपने पास तो है भी नहीं, अपने को पता भी है ना, अपन तो वही वाले हैं, कहना कौन सा मोबाइल है मेरे को यही नहीं पता कौन सा मोबाइल है ना, ऐसा मोबाइल जिससे फ़ोटो खींचने में शर्म आती है मेरे को, है ना। वो एक तो काले हैं ही है, ऊपर से उस अपने मोबाइल से और खींचे तो और बेइज्जती हो, सही है, ये अलग समस्या। तो भैया ये वाला एप्पल नहीं है, वो वाला एप्पल है। ठीक है, मजाक में डाला। शीतल कौन सा एप्पल समझ रही थी, वो ही समझ रही थी। अच्छा ठीक, तो पैसे वाले लोग हैं भैया, ये वहाँ जा सकते। अपन तो जब भी बात आए भाई साहब एप्पल ले लो यार आजकल, तो यार तो अपन अपना, जैसे कोई बोले ना मोबाइल देख के, अपने मोबाइल की दुर्दशा देख के कहीं का बोले कि भाई साहब एप्पल ले लो यार, तो अपना दिमाग इस पर चले, ठीक है यार 1 किलो खरीद ले जाएंगे आज। इन एप्पल अब जाए अपना ध्यान, अपने क्या पता वो उसकी बात कर रहे हैं भैया, लाख रुपए मोबाइल की, आई कहानी समझ। तो ये भी एक बड़ी समस्या, पर ऐसा कुछ नहीं है, एक न एक दिन यहाँ भी जाएंगे यहाँ, ठीक है। पर फिलहाल निर्मल, फिलहाल यही जाना है अपना बेटा, सही कह रहा हूँ आप, है ना। चलिए आगे बढ़। तो एप्पल स्टोर, अच्छा बताओ, एप्पल जो कंपनी है ना, आपने नाम सुना कि कौन है फाउंडर, कौन है? ठीक है, तो देखिए बता दो, एप्पल कंपनी 1976-77 में फाउंड हुई, 76-77 में बनी। ठीक है, कैलिफोर्निया, कहाँ है भैया कैलिफोर्निया? कैलिफोर्निया यूएस में है, अमेरिका में है कैलिफोर्निया, यहाँ पे स्थापित हुई। ठीक है, स्थापित करने वाले 3-4 दोस्त थे, मित्र थे, जिनमें एक बड़ा ही नाम आता है, खूब नाम सुना होगा आपने, स्टीव जॉब्स, अगर आपने सुना स्टीव जॉब्स, है ना। एक नाम आता है स्टीव वोजनिएक, ठीक है। एक नाम आता है रोनाल्ड वेन। ये 3-4 लोग थे जिन्होंने एप्पल कंपनी को फाउंड किया, स्थापना करी। रोनाल्ड वेन है, याद रखें। इन 3-4 लोगों ने, जिसमें स्टीव जॉब्स का नाम बड़ा ही सुनने को मिलती है, इनकी बुक्स वगैरह भी बड़ी प्रसिद्ध है ना, तो जनरली मिलती है। ठीक है, तो इन लोगों ने एप्पल कंपनी को स्थापित कर दिया। एप्पल कंपनी तभी से आईटी टेक्नोलॉजी के सेक्टर में जो भी चीज़ें इनसे बन सकती थी इन्होंने बनाई, और ऐसी बनाई कि दुनिया में इनका जो ब्रांड है वो काफ़ी चर्चित है ना। लोगों के हाथ में इनका ब्रांड अगर रहता है तो वो एक अलग ही उसकी, हालांकि अब आजकल ऐसा नहीं रहा, अब तो बहुत को पहले होता था ऐसा नहीं, अब तो ऐसा हो गया कि हमारा हर्ष देखो मोबाइल, उसके पास पता नहीं कौन सा चाइना का मोबाइल है,
पर उसने वो पीछे कवर मंगवा रखा है एप्पल का, है ना, उस पर एक आधा खाया हुआ एप्पल बना हुआ है पीछे। और आदमी पहली बार में देखे तो उन्होंने कहा एप्पल का मोबाइल, वाह यार बेहतरीन, पर पता चलेगा उसमें पीछे कैमरा ही नहीं है। तब जब थोड़ा गौर से देखा कैमरा ही नहीं होता, तब सूझ पड़ती है कि नकली में साला पीछे कवर लगा रखा है बस, ऐसी स्थिति। तो आजकल तो ऐसी भी चीज़ें हैं ना, और पता नहीं कौन कौन से ये भी। तो एप्पल से भी बेहतरीन कंपनियाँ आ चुकी है, ऐसा नहीं है, पर इन्होंने शुरुआत की। अभी इसके CEO कौन है भैया? अभी आए थे भारत में, बड़ा ही स्वागत हुआ उनका, और वो मेमे भी बड़ा चला उसका, वो पोस्टर वोस्टर बना के कि अपने मुकेश अंबानी जी का वो जो नाती पोता है कौन है बच्चा, वो कह रहा है कि पापा एप्पल चाहिए, दादू एप्पल चाहिए, दादू या नानू क्या लगेंगे उस, दादू एप्पल चाहिए। तो दादू ने जो है ना एप्पल के CEO को ही बुला ले भारत में कि स्टोर खोल, यहीं आके दे जाओ मोबाइल, है ना। तो कौन है ये है टिम कुक। कौन है? एप्पल के CEO कौन है? टिम कुक। ये भारत आए, इन्होंने भारत में एप्पल के पहले स्टोर का, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें एप्पल के स्टोर पे ही मिल जाएंगी, शुभारंभ किया। और ये कहाँ किया? ये किया मुंबई में। कहाँ किया दोस्तों? मुंबई में एप्पल का पहला स्टोर खोला, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसका दूसरा स्टोर कहाँ खोला? सेकंड नंबर का ये खोला नई दिल्ली। मगर अब यहाँ पे पूछा क्या है, अपना पहला स्टोर किस शहर में खोला है? पहला स्टोर किस शहर में खोला है? मुंबई। एप्पल के CEO कौन है भैया? टिम कुक हैं, है ना। इस एप्पल कंपनी कहाँ की है? कैलिफोर्निया, अमेरिका की है। 77 में इसकी स्थापना हुई थी, और 2-3 लोगों के नाम मैंने लिख रखे हैं, आप याद रखिएगा, है ना। इन लोगों ने इसका ये लोग इसके संस्थापक है, फाउंडर है, ठीक है दोस्तों, इसको भी याद रखेगा, ठीक है। एप्पल, और एप्पल मतलब ये वाला एप्पल नहीं, ये भी याद रखना है ना, ये वाला एप्पल नहीं, ये वाला एप्पल स्टोर। इतना गजब का एप्पल स्टोर। यहाँ उन्होंने एप्पल का मोबाइल ही बना रखा है एक तरह से, बिग, है ना, सही कह रहा हूँ ना, है ना। देखो यहाँ पे देखो लिखा भी है हेलो मुंबई, है ना। तो याद रखिएगा, बढ़िया सा एक स्टोर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट केस। पोको के मोबाइल से एप्पल का फोटो खींच रही होगी ये भाई, से बता रहा हूँ आपसे, हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक इस फोटो में एक और विशेष, वो भाई फोटो खींच रहे हैं ना, तो ये भाई साहब ने पेट अंदर कर लिया। इनने कहीं अगर मैं आ रहा हूँ तो ये भाई साहब देखो इनकी चाल ही चेंज हो गई, है, सही कह रहा होगा नहीं? सर ये भाई इनका फोटो खींच रहे हैं कि एप्पल का फोटो खींच रहे हैं? कौन भाई? भाई यूँ कर रही होगी वो एप्पल का ऐसे, आजकल वो रील बनती है ना ऐसे करके, यू करके ऐसे कर, तो यू कर रहे होंगे, तो बस यहाँ से वो ऊपर देख रही है ना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते। तो ये देखो वो भाई ये बताना चाह रही है कि तुम्हारे फोटोज़ में छोटा सा एप्पल बताते हो पीछे, मोबाइल के पीछे, मैं इतना बड़ा एप्पल बताऊँगी, है ना। चलिए, और हम तो ये वाले एप्पल दिखाते हैं है ना। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट चीज़ पे आता है, अगले प्रश्न की तरफ। अज्ञात शवों की पहचान के लिए DNA डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना है? विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू प्रिपेयर अ DNA डेटाबेस फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज़। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्या होता है, जनरली क्या होता है आपको पता है कि जनरली ये होता है कि जब, अब जैसे कोविड के समय पर, और वैसे भी होता है कई बार जिनके कोई घर बार नहीं होते, है ना, कई बार ऐसे लोग जो जिनका परिवार नहीं होता, वो लोग जब कहीं इधर उधर जाते हैं परिवार, तो कई बार बाहर भी उनकी मृत्यु हो जाती है, या कई बार कुछ मर्डर्स भी होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी उसकी शिनाख्त नहीं हो पाती, पता नहीं हो पाता कि भाई ये कौन व्यक्ति है जो मरा है, तो शिनाख्त नहीं हो पाती। अब कोई व्यक्ति, कोई उत्तर प्रदेश कोई व्यक्ति अगर यहाँ आके मरे, मतलब अपने ब्यावरा में आके किसी की मौत हो जाए अचानक से, और उसके परिवार वाले भी दुर्भाग्य से उसको ढूंढ नहीं रहे हों या पता नहीं कर रहे हों, और उसके भी पास कोई किसी प्रकार का कोई कागज़, किसी प्रकार की कोई आइडेंटिटी नहीं हो कि कहाँ का कोई व्यक्ति, तो ऐसी स्थिति में तो देखो अब लाश को रख तो नहीं सकते बहुत समय तक, क्योंकि वो सड़ने लग जाती है, डिकम्पोज होने लग जाती है। तो ऐसी स्थिति में उसको तो जलाना या उसका जो क्रियाकर्म है वो करना तो बनता है, तो वो हम कर देते हैं। अब क्रियाकर्म करने के बाद में फिर कैसे पहचान करेंगे कि ये व्यक्ति वही था? जैसे मान लीजिए फोटो वोटो उसका चेहरा सही नहीं आ रहा हो, ये तमाम चीज़ें, मगर एक चीज़ है जिस चीज़ से काफ़ी हद तक सहायता मिल सकती है, और वो चीज़ क्या होती है आपको पता है, हम पढ़ भी चुके हैं, बायो में हमने पढ़ा भी है, और वो क्या है आपका DNA, है ना। ये DNA जो है ये अनुवांशिक होता है, अनुवांशिक मतलब जेनेटिकली। कई बार अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की पहचान करनी होती है तो फिंगरप्रिंट से पहचान होती है ना, आपकी जो आई जो होती है उससे भी पहचान होती है। इसके अलावा आपका जो सड़ा सा चेहरा आधार कार्ड को होता है उससे भी पहचान हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें
तो सबसे मूल रूप से कि आप किसकी संतान हैं, किससे जुड़े हुए हैं, किस पीढ़ी से हैं, किस जनरेशन से आप आ रहे हैं, किस परिवार से आ रहे हैं, इसकी पहचान के लिए क्या हो सकता है भैया, डीएनए टेस्ट हो सकता है। तो यहाँ की गवर्नमेंट, कहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ की गवर्नमेंट हिमाचल प्रदेश, कहाँ की गवर्नमेंट, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है कि भाई जब भी ऐसी कोई लाशें मिलेंगी ना तो उसका डीएनए सैंपल पे लेकर रख लेंगे, उसका क्रियाकरण कर देंगे। अब डीएनए सैंपल लेने से मतलब ये कि अगर बाद में कोई केस में इसकी सहायता चाहिए हो, किसी केस को सुलझाने में सहायता चाहिए हो, या फिर अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बाहर से आता है कि साहब आपके राज्य कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट लेकर आता है कि साहब गुमशुदा हमारा व्यक्ति हो गया था, वो मिल नहीं रहा है, तो हम उसके डीएनए टेस्ट कर सकें और पता कर सकें कि ये व्यक्ति कौन था, पहचान कर सके, आइडेंटिफाई कर सके। इसके लिए उन्होंने हिमाचल प्रदेश की सरकार ने ये वाला सिस्टम शुरू किया है, डीएनए डेटाबेस तैयार करने का सिस्टम शुरू किया। और लेकिन मानिए 150 लोगों का डीएनए डेटाबेस तैयार भी कर लिया लोगों ने, अज्ञात जो थे 150 लोगों की लिस्ट भी तैयार कर ली, ऐसे जो अज्ञात राज्य में कहीं ना कहीं मरे। ठीक है, तो अच्छा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया हिमाचल प्रदेश का सीएम कौन है, कोई बताएगा? सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है दोस्तों, कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। जनरली ऐसा होता है कि ये सुक्खू वुक्खू जो नाम होते हैं ना, ये वाले इस टाइप के नाम वाले कुछ कर नहीं पाते, पर देखो मुख्यमंत्री बन गया भाई, होता ना ऐसा। जनरली अपन जैसे कहते हैं बाबू, ए गुल्लू, ए मुन्नू, ए चुन्नू, ये अपन जिनसे ऐसे कहते हैं, वो जनरली मैंने देखा है कि वो या तो कत्था लगा रहे हैं पान पे, है ना, ये वो कर रहे हैं लियाओ लो या लाए लोन। हाँ सही कह रहा हूँ ना आपसे, वो ऐसे ही दिखते हैं आपको करते हुए, पर यहाँ नहीं भाई। ये भाई साहब जो हैं ये क्या बन गए हैं, ये तो मुख्यमंत्री बन गए हैं। याद रखिएगा इस हिसाब से हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? अब याद रखोगे सुक्खू, है ना, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस देश ने अपने आखिरी 3 परमाणु रिएक्टरों को बंद कर दिया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली शट डाउन इट्स लास्ट 3 न्यूक्लियर रिएक्टर्स? किसने करा है ना? तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है दुनिया में 8 देश ऐसे हैं जिनके पास न्यूक्लियर दोस्तों क्या है, वेपन है। क्या है? न्यूक्लियर वेपन, जिसमें भारत भी आता है। परमाणु हथियार 8 देशों के पास है। और परमाणु ऊर्जा, यहाँ पे हथियारों की बात नहीं हो रही हो, यहाँ बात हो रही है परमाणु रिएक्टर्स की। पर ये रिएक्टर काय का काम कर रहे हैं? ये काम कर रहे हैं परमाणु ऊर्जा बनाने का, परमाणु से विद्युत ऊर्जा बनाने का। न्यूक्लियर ये क्या है? एनर्जी बनाने का काम कर रहे हैं, आगे कहानी से, या न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाने का काम कर रहे हैं, आगे कहानी से परमाणु ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाने का काम कर रहे हैं। तो ये ऐसे कितने देश है दोस्तों? न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करने वाले देश कितने हैं? 35। कितने हैं? 35। भाई न्यूक्लियर वेपन 8 देशों के पास है, और परमाणु रिएक्टरों का प्रयोग करके परमाणु ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाना, इलेक्ट्रिसिटी बनाना, ये कितने देश कर रहे हैं? 35। आगे कहां से? मगर हो क्या रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, समझ लीजिएगा इस बात कि परमाणु ऊर्जा बनाना अच्छा सोर्स तो है, परमाणु ऊर्जा से बहुत मात्रा में, बड़ी मात्रा में आप विद्युत ऊर्जा बना सकते हो। मगर क्या है कि परमाणु ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाना बहुत डेंजर काम भी है। बहुत डेंजर काम से मतलब ये, कभी मान लो इन परमाणु रिएक्टर्स में कभी विस्फोट हो जाए, ब्लास्ट हो जाए, तो इनके आसपास के जो शहर होते हैं ना, वो शहर के शहर ही बर्बाद हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि ये रिएक्टर क्यों बोलते हैं इनको? रिएक्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रेडिएशन फैलाते हैं। क्या फैलाते हैं? रेडियो एक्टिव, है ना। तो रेडिएशन फैलाते हैं ये। रेडिएशन मतलब ऐसी तरंगें, ऐसी प्रकार की किरणें, विकिरण निकाल, रेडिएशन मतलब विकिरण, ऐसी प्रकार की किरणें, ऐसी प्रकार के विकिरण निकालते हैं कि आप तो गंभीर बीमारियों से प्रभावित होते ही हैं, आपके आने वाली 4 पुश्तें, 6 पुश्तें, 10 पुश्तें भी उन बीमारियों का दंश झेलेंगी। ऐसा होता है। जैसे जापान, हिरोशिमा नागासाकी पे जब परमाणु बम गिरा तो उस समय पे जो लोग मरे वो तो मरे ही मरे, पर जो जिंदा बच गए, जो घायल हुए, वो लोग रेडिएशन से प्रभावित हो गए, जिस कारण से आज भी उनकी जो पीढ़ियां हैं, आज भी जो उनके बच्चे जन्म लेते हैं वो लूले लंगड़े या किसी प्रकार से डिसेबल होते हैं, विकलांग होते हैं। तो ये तो रेडिएशन बहुत घातक प्रभाव है। तो आपने पूरी जनरेशन ही, पूरे जीन्स ही चेंज कर दिया, आपने पूरी जनरेशन ही चेंज कर दी आपने एक प्रभाव ने। तो ये क्या है, ऐसी दुर्घटनाएं समय समय पे कई बार हुई हैं अलग अलग जगहों में। जैसे एक जो दुर्घटना ने बड़ी फेमस है, मध्य प्रदेश पीएससी की बात करें, चाहे वो कहीं की भी हो, चाहे यूपीएससी की बात करें, जब आप मेंस में लिखते हो तो कई बार इस प्रकार के प्रश्न आते हैं परीक्षा में। एक प्रश्न आता है, चेरनोबिल दुर्घटना को समझाइए। चेरनोबिल एक जगह का नाम है। चेरनोबिल जो डिजास्टर था उसको एक्सप्लेन करिए। ठीक है, तो चेरनोबिल जो दुर्घटना हुई थी ना, वो काई से रिलेटेड है, 1986 में हुई थी। कभी थी दोस्तों? 1986। काई से रिलेटेड है, वो रिलेटेड है परमाणु विस्फोट से। काई से रिलेटेड है?
बम नहीं था, बस रिएक्टर था, रिएक्टर फूट गया, ब्लास्ट हो गया रिएक्टर में। अब रिएक्टर में ब्लास्ट होने से वहाँ कई सारे लोग मारे गए, और जो मारे वो तो ठीक है, पर लाखों में हजारों में जो लोग थे ना वो उस रेडिएशन से प्रभावित हुए। आई कुछ कहानी समझ? तो जापान में हो चुका है ऐसा, और चेरनोबिल तो खैर सोवियत संघ का भाग था, यूक्रेन के पास था ये, तो एक यूक्रेन जो जहाँ सोवियत संघ था उस समय पे उसका पार्ट था चेरनोबिल। तो रूस की बात मतलब या जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो रूस में ऐसा हो चुका है, जापान में हो चुका है, और दूसरे देशों में भी होता रहता है। क्योंकि परमाणु ये जो रिएक्टर्स है ये डेंजर होते हैं, इनका रखरखाव, इनका मेंटेनेंस बहुत टफ होता है, और कभी थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, जर्मनी जो है, कहाँ के दोस्त बात हो रही है दोस्तों, जर्मनी में एक लंबे समय से मूवमेंट चल रहे थे, आंदोलन चल रहे थे, आम लोग कह रहे थे भैया ये ऊर्जा वाले, एनर्जी वाले कम बना लो, इलेक्ट्रिसिटी कम यूज़ कर लेंगे, मगर ये इनको बंद करो। इनको क्यों बंद करो? क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं, जिस दिन ये फटफुटा गए उस दिन ये निपटा देंगे कहीं के शहरों को। आई कहानी समझ? तो ये जो जर्मनी के लोग हैं ये मांग कर रहे थे लंबे समय से कि भैया न्यूक्लियर एनर्जी से आप इलेक्ट्रिसिटी मत बनाओ। ठीक है, सरकार ने सुनी, मानी, और धीरे धीरे जितने भी इनके न्यूक्लियर रिएक्टर्स थे उनको बंद कर दिया। अंतिम बचे हुए थे कितने आपके? 3। तो ये आखिरी जो 3 रिएक्टर्स हैं इनको भी बंद कर दिया। किसने बंद कर दिया है? मतलब जर्मनी में इलेक्ट्रिसिटी अब काई से नहीं बनेगी, न्यूक्लियर एनर्जी से नहीं बनेगी। आ गई कहानी समझ में दोस्तों, है ना? तो 35 में से एक ने तो भैया बंद कर दिया। आई क्या नहीं कहानी समझ? ठीक है, और बाकी जो दूसरे देश हैं वो स्थापित करे जा रहे हैं और स्थापित करे जा रहे हैं। ठीक है, हमारी सरकार भी कर रही है स्थापित, भारत सरकार भी कर रही है स्थापित, करना भी चाहिए यार। भारत सरकार को तो जनसंख्या में पहले नंबर पे आ गए साले, पॉपुलेशन में नंबर 1 पे आ गए। करे निर्मल, और अभी तो निर्मल का मांडा ही नहीं हुआ, ये भी समस्या। अरे इनके मांडे होने दो, मैं कह रहा हूँ आप एकदम से 5 गुना आगे छलांग लगाएंगे हम। अभी चीन और भारत में जो लाखों का जो डिफरेंस है ना, सिर्फ लाखों का ही डिफरेंस है, कुछ 30, 35, 40 लाख का। इनके मांडे होते सी करोड़ में बदल जाएगा, 30-35 करोड़ का डिफरेंस। रवि का मांडा होंदो, हर्ष का होंदो मांडा, जब कितना घुस हो रहा है मांडे का, यू कर रहा है उसकी तरफ, क्या उससे ही मांडा करेगा? क्या करेगा ये है? पिछली बार भी इसने उधर ही करा था, बीच की बात हुई थी तो यूं, इस बार भी उससे यूं कर। हद हो गई यार इसको। हर्ष के पापा मम्मी अगर देख रहे हैं तो थोड़ा ध्यान दें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज की बात करते हैं। अगले दिन लास्ट पॉइंट है टॉप 10 का, इस वीक का करंट का हमारा अंतिम पॉइंट है, अंतिम बिंदु है। क्या है कि भारत की अध्यक्षता में G20 वर्किंग ग्रुप की 100वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? पहली बात, G20 का अध्यक्ष कौन है इस समय पे? भारत है। ठीक है, दूसरी बात, वर्किंग ग्रुप की बैठक हो रही है, भारत के अलग अलग देश, भारत के अलग अलग शहरों में हो रही है, मगर हम यहाँ किस बैठक की बात कर रहे हैं? 100वीं की बात कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण, याद रखेगा, 100वीं बैठक भारत में कहाँ हो रही है ना? तो आप देखेंगे भारत, G20 भारत 2023 इंडिया वसुधैव कुटुंबकम, है ना, यानी कि सारा जो विश्व है वो हमारा परिवार है, कुटुंब है, ये इसका मतलब होता है, याद रखेगा, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। आगे कहानी सुन, ये इसका थीम भी हो गया यहाँ पे। अब बात करें दोस्तों कि G20 की बैठक कहाँ हो रही है भारत में, किस शहर में हो रही है? ये 100वीं बैठक कहाँ हुई है, किस शहर में हुई है? तो ये आपका वाराणसी में। कहाँ हुई है? जैसे ही मैं हाथ लगेगा नई दिल्ली, वाराणसी, प्रयाग, यहाँ जैसे ही रुका प्रयास की बहुत तेज, जैसे और भी लोग थे प्रयास क्या वाले, प्रयागराज। हाँ अच्छा, बहुत जल्दी आ गया तो वाराणसी लगा दिया निशान अब कहीं। कहाँ हो रही है भैया 100वीं बैठक? वाराणसी में हो रही है ना, तो याद रखिए वाराणसी। ठीक है, याद रखिए। और वाराणसी का एक और नाम बताएं मेरे को आप, क्या है? और एक और, काशी, बनारस, बहुत बड़े, है ना, काशी विश्वनाथ। ठीक है, बहुत बड़े। ठीक है, तो ये थे आपके इस वीक के 10 टॉप 10 करंट हमारे। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले करंट में।